हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजनी क्लासरूम में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी के सब टॉपिक एक्सक्रीशन के बारे में। और आज के हमारे टॉपिक्स हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये टर्म 2 का चैप्टर है, बायोलॉजी का पार्ट है और सब्जेक्ट है हमारा साइंस। और ये वीडियो पार्ट 5 है इस चैप्टर का। बाकी के पिछले 4 पार्ट इस चैप्टर के टॉपिक्स के, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप पीछे की जो वीडियोस हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं और पीछे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कॉन्सेप्ट्स किसी भी टॉपिक में, सब टॉपिक में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स को अच्छी तरह से समझें और उसका प्रॉपर तरीके से आंसर आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो और इसके ऊपर बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं उनसे रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की, जो है लाइफ प्रोसेस का सब टॉपिक एक्सक्रीशन। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने जैसा अभी बताया कि 2 हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इट इज़ नेसेसरी, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट द unabsorbed एलिमेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। तो क्यों ज़रूरी है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन की क्या एसेंशियल नीड है बॉडी के लिए। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ द हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? बॉडी से हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनका निकल जाना, उनको जब हमारी बॉडी एक्सपेल कर देती है तो इस चीज़ को हम एक्सक्रीशन, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। हमारे शरीर में डिफरेंट काइंड की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, फैट्स, प्रोटीन्स ब्रोकन डाउन होते हैं, साथ ही के साथ उससे एनर्जी मिलती है। पर एनर्जी मिलने के साथ साथ काफ़ी सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। These products are need to remove from the body time to time because their accumulation in the body can be harmful, even the lethal for the organisms। तो क्या होता है कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में बनते हैं इनका टाइम टू टाइम बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ they are not removed from the body in any case, they can be toxic for the our बॉडी पार्ट्स। सो हम कह सकते हैं अगर हम टाइम टू टाइम इनको रिमूव ना करें बॉडी से तो ये हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और इनका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है बॉडी ऑर्गन्स पर। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, अ ट्यूब कॉल्ड उरेथर कम्स आउट फ्रॉम द किडनी, गोज टू यूरिनरी ब्लैडर। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर 2 किडनीज़ होती हैं जो बीन शेप में होती है, लेफ़्ट राइट दोनों साइड में होती हैं। एक ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं और जो किडनी से जुड़ा हुआ होता है, और जो यूरेटर होता है ये यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है। यूरिन इज़ कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारी यूरिन है, यूरिन माने पेशाब, यूरिन हमारी यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होती है, विच वर इट इज़ एक्सपेल्ड आउट थ्रू द यूरेटा एज व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर यूरेटा से कनेक्ट होता है और जब भी हमारे बॉडी में वेस्ट यूरिन जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो ये एक्सपेल्ड आउट हो जाता है यूरेथा के थ्रू। तो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है उसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो हमारे डायग्राम्स के अंदर जो ये बीन्स टाइप के जो पार्ट्स हैं ये हमारी किडनी हो गए और किडनी से जो डक्ट हमारी जुड़ी हुई है ब्लू और रेड कलर में, सो ये यूरेटर है
और यूरेटर जो है हमारा ब्लैडर से जुड़ा हुआ है और यूरिन ब्लैडर से जुड़ा हुआ है। और जो एंड पॉइंट है जो यूरिन ब्लैडर का जो एंड पॉइंट है वो यूरेथ्रा है, यानी कि यहाँ से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है हमारा यूरिन। Excretion is the process of removing the waste products from the body through the excretory organs which are lungs, kidney and skin। जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो कहाँ से होता है? लंग से होता है, किडनी से होता है, स्किन से होता है। तो लंग्स से कैसे होता है? लंग्स से हमारे गैसेज एक्सचेंज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एक काइंड वेस्ट प्रोडक्ट ही है जो कैसे प्रोड्यूस हुआ है, जब ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होते हैं तब हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो वो भी एक काइंड एक्सक्रीशन प्रोडक्ट है। साथ ही के साथ यूरिन हो गया जिसमें यूरिया होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी के, हार्मफुल मिनरल्स होते हैं, टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, वो सब रिमूव हो जाते हैं। आपने पेप्सी पी, पेप्सी के अंदर जो वाटर है वो बॉडी ने एब्जॉर्व किया, बाकी जो टॉक्सिक पदार्थ थे वो बाहर निकल गए, बाहर यूरिन के थ्रू निकल गए, वे एक्सपेल आउट हो गए बॉडी से। हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है, एक्सेस नमक होता है या फिर दूसरे जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तभी कहते हैं कि हम स्वेटिंग होना भी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। So we can say excretion is the process of removal waste products from the body through excretory organs which are lungs, kidney and skin. Excretory system of the human beings include a pair of kidneys, a urinary bladder, a pair of ureter and the urethra. अब किडनी का क्या काम है? किडनी का एक शॉर्ट डायग्राम हमने साइड में आपकी राइट साइड की स्क्रीन पर दे रखा है, इसको ध्यान से देखिए, बहुत बार एग्जाम्स बनाने को भी आता है, तो ध्यान से हम इसको समझेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो किडनी क्या होता है? किडनी इज़ अ बेन शेप्ड एन ऑर्गन विच लाइज इन द वर्टेब्रल कॉलम ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। सो ये क्या होता है? एक बेन शेप ऑर्गन होता है और ये जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, जो स्टमक का पार्ट है, उसमें होता है। किडनी इज कंपोज्ड ऑफ मैनी फिल्टरिंग यूनिट्स इज कॉल्ड नेफ्रॉन्स। किडनी के अंदर बहुत सारे सेक्शंस बने होते हैं और फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं जहाँ से ब्लड हमारा साफ़ होता है, जहाँ से डिफरेंट काइंड ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू और बॉडी के प्रेशर के, ब्लड के प्रेशर के हिसाब से ब्लड प्यूरिफाई होता है। इस प्रोसेस को ही हम फिल्टरिंग बोलते हैं, फिल्टरिंग ऑफ द ब्लड होता है। और जो छोटे छोटे सेशंस बने हुए हैं, जो फिल्टरिंग्स यूनिट्स हैं जो छोटी छोटी, इसको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रॉन्स इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार आता है नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। तो नेफ्रॉन है, इसका एक जो सब डायग्राम है, एक छोटी सी जो यूनिट है, फिल्टरिंग यूनिट है किडनी की, इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। और इसका ही सब डायग्राम ये यहाँ पर बना रखा है, इसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन क्या होता है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द टेंगल्ड मैस ऑफ द ट्यूब्स। ये आपस में छोटी छोटी, आपस में कॉइल्ड हुई टेंगल्ड बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। और फिल्टरिंग पार्ट होता है इसके अंदर, वो होता है ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस होता है वो फिल्टरिंग पार्ट होता है इसके अंदर। और यहाँ पर क्या होता है? ये ग्लोमेरुलस होता है इज़ अ नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज विच रेनल आर्टरी इज़ अटैक्ड। जिससे क्या होती है? हमारी जो रेनल आर्टरीज होती हैं वो इससे कनेक्ट होती हैं। द आर्टरीज विच टेक्स द ब्लड टू द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल। और ये आर्टरीज क्या होती है? ये ब्लड को मतलब ग्लोमेरुलस के अंदर लाती हैं और इस आर्टरी को हम क्या कहते हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो
ग्लोमेरुलस क्या होता है, यहाँ पर एक फ़िल्टरिंग यूनिट्स होती है, यहाँ पर ब्लड फ़िल्टर होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड की बहुत सारी छोटी छोटी नसें होती हैं जिन्हें हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। और ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है इसके अंदर होता है। आर्टरीज़ के अंदर क्या होता है, आर्टरीज से जो ब्लड आता है वो ग्लोमेरुलस के अंदर आता है। और इसी चीज़ को हम जिस आर्टरी के थ्रू ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। एंड द वन विच रिसीव फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एफरेंट आर्टरियोल। और वो आर्टरी जिससे खून ग्लोमेरुलस के अंदर आता है उसे हम एफरेंट आर्टरीज बोलते हैं। तो याद रहेगा, 2 आर्टियोल्स हैं। फर्स्ट वन इज़ जिससे ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आए, और सेकंड वन इज़ जिससे ग्लोमेरुलस के अंदर से ब्लड बाहर जाए। तो ग्लोमेरुलस इज enclosed in a capsule like portion is called Bowman's capsule। और ग्लोमेरुलस होता है वो एक हॉर्सशू टाइप के कैप्सूल के अंदर होता है। इसको हम बोमेंस कैप्सूल भी बोलते हैं। ये बो की शेप में होता है तो इसीलिए हम इसे बोमेंस कैप्सूल भी बोलते हैं। द बोमेन कैप्सूल एक्सटेंड इनटू द फाइन ट्यूब्स हाईली कॉइल्ड। और बोमेन कैप्सूल है वो एंड में बहुत सारे ट्यूब्स के साथ कॉइल्ड होता है। और ट्यूब्स फ्रॉम द वेरियस नेफ्रॉन्स, जो ट्यूब्स होती हैं जो बहुत सारे नेफ्रॉन से कनेक्टेड होती हैं, इनके थ्रू ब्लड पास होता है, जिससे क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। और जो अनफिल्टर्ड ब्लड होता है या फिर अनफिल्टर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट्स में पास हो जाते हैं। अगर हम इसे ध्यान से समझेंगे तो ये हमारी किडनी है। किडनी से ब्लड का ये नेफ्रॉन का पार्ट है। जो किडनी की जो मेन नसें हैं वो डक्ट्स हैं, वो नेफ्रॉन से जुड़ी होती हैं। अब हमें पता है प्रॉक्सिमल जो हमारी ट्यूब है ये बोमेंस कैप्सूल से जुड़ी हुई है। बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस से क्या होता है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज आपस में जुड़ी होती हैं और बहुत सारे लूप्स होते हैं ट्यूब्स के। इनके थ्रू ही जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कलेक्ट होते हैं बॉडी में, एब्जॉर्ब होते हैं और वो यूरेटर के अंदर पास हो जाते हैं। और कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे होते हैं ब्लड प्लाज्मा से, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर्स एंड सॉल्ट्स और समटाइम्स शुगर पार्ट के भी। यूरिन फॉर्मेशन इन द किडनी, द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। तो अभी तक हमने एक शॉर्ट डायग्राम देखा है। अब यूरिन कैसे फॉर्म होता है किडनी के अंदर हम ये जानेंगे। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड्स फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। अब हमने अभी तक बोमेंस कैप्सूल के बारे में पढ़ा है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, ग्लूकोज होता है, वाटर, एमिनो एसिड्स होते हैं, ये ब्लड से फिल्टर हो जाते हैं। जो नेफ्रॉन का बोमेंस कैप्सूल है उसके अंदर ये फिल्टर हो जाते हैं। टेबुलर reabsorption. Now useful substance from the filtrate are reabsorbed back by the capillaries surrounding the nephron। अब नेफ्रॉन के सामने आसपास जितनी भी ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या करती हैं, जो भी बॉडी के लिए जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं जो एक्सपेल्ड आउट हो चुके थे ग्लोमेरुलस में और बोमेंस कैप्सूल के थ्रू जो सॉल्ट्स वगैरह जो फिल्टर हो गए थे वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर जितनी भी उनको नीड होती है। सेक्रेशन क्या होता है, सेक्रेशन इज़ द एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट्स सेक्रेटेड इनटू द टेब्यूले विच ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स देन इनटू द यूरेटर। अब क्या होता है, अब जितना भी बॉडी ने एब्जॉर्बेशन करना था टेबुलर रीएब्जॉर्बेशन के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो जाता है।
उसके बाद क्या होता है, जितना भी बचा हुआ जो पार्ट है, एक्सेस वाटर है, सॉल्ट्स हैं, एमिनो एसिड्स वगैरह हैं, वो क्या होते हैं, वो कलेक्टिंग डक्ट्स में कलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो पास हो जाते हैं यूरेटर के अंदर. Urine is produced in the kidney, which passes through the urethra into the urinary bloods, where it is stored and until it released through the urethra. तो ये क्या होता है, यूरिन जितना भी इकट्ठा होता है वो किडनी से पास होकर यूरेटर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक थैली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक सैक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर ये स्टोर रहता है. और जब ये सैक लगभग फिल हो जाता है तो उसके बाद ये यूरेटर से ये पास हो जाता है. द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड. यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर. तो यूरिन का क्या मेन मोटिव है, इसमें मेन मोटिव ये होता है कि जो भी हमारे ब्लड्स के अंदर जो हार्मफुल वेस्टेज जो प्रोड्यूस हुई हैं, लाइक अमीनो एसिड्स, फैट्स और सॉल्ट्स और ग्लूकोज, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज, ये सारे हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाए. और इसमें जो मेन यूरिया है वो हमारे लिवर में प्रोड्यूस्ड होता है. तो यूरिया कहाँ बनता है, यूरिया प्रोड्यूस होता है हमारे लिवर के अंदर. और लिवर का क्या काम है वो हम आगे जानेंगे. एक चीज़ होती है हेमियोडायलिसिस. Hemodialysis is the process of purifying blood by an artificial kidney. It is meant for a kidney failure patient. तो हेमोडायलिसिस क्या होती है कि ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर किडनीज फेल हो जाती है, उनका ब्लड प्योरीफाई नहीं हो पाता है. इस केस में अगर ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा तो वो टॉक्सिक वेस्ट होगा, वो हमारे बॉडीज़ के अदर ऑर्गन्स के ऊपर अपना नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू करेगा. हमारी आंखों पर असर हो सकता है, हार्ट पर असर हो सकता है, हार्ट की पंपिंग पर असर हो सकता है, हमारे ब्लड प्रेशर, बीपी वगैरह के ऊपर असर हो सकता है. धीरे धीरे हो सकता है क्या होगा कि हमारे दूसरे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, लाइक दिमाग हो गया, आँखें हो गई, या फिर हमारे सेंसेस हैं, उनके ऊपर भी असर होता है. तो इस चीज़ को रोकने के लिए इस टॉक्सिक पदार्थ, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो, इसके लिए इनका रिमूव होना बहुत ज़रूरी है. तो ये सब जो ब्लड फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है ये आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू की जाती है. उस आर्टिफिशियल की किडनी के प्रोसेस को ही हम हेमोडायलिसिस बोलते हैं. ये कब होता है, जब भी पेशेंट्स की जब किडनीज़ फेल हो जाती हैं, जब 90% किडनीज़ उनकी फेल हो जाती हैं, तब उस प्रोसेस के दौरान हेमोडायलिसिस करा जाता है. तो व्हाट इज़ डायलिसिस? अ किडनी कैन फिल्टर 100 to 150 क्वार्ट्स ऑफ ब्लड एवरी डे. तो किडनी जितना भी ब्लड प्योरीफाई करती है उसकी यूनिट्स होती हैं क्वार्ट्स. तो एक किडनी होती है वो 100 to 150 क्वार्ट्स ऑफ ब्लड पर डे फिल्टर करती है. इफ़ किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, वेस्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड. अगर किडनी ढंग से काम नहीं करेगी या प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगी तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा ब्लड के अंदर. दिस रिजल्ट इन कोमा और इवन इट मे कॉज डेथ. सॉरी दोस्तों, मेरा घर एयरपोर्ट के पास है तो काफ़ी ज़्यादा प्लेन्स की टेक ऑफ लैंडिंग होती है, जिसकी वजह से बीच बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है. लेट्स बैक टू आवर टॉपिक. सो किडनी, एक अभी तक हमने पढ़ा है कि किडनी होती है जो हमारी 100 to 150 क्वार्ट्स ऑफ ब्लड एवरी डे प्योरीफाई करती है. इफ़ किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, अगर किडनी ढंग से काम नहीं करेंगी तो क्या होगा, जितना भी वेस्ट है ये हमारे ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा. दिस रिजल्ट्स इन कोमा और इवन कॉज डेथ. अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट होते रहेंगे तो जितने भी दूसरे जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं या अदर ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर भी फंक्शन करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है पेशेंट्स की और वो कोमा में भी जा सकता है. टू क्योर दिस, पेशेंट इज सब्जेक्टेड टू द डायलिसिस. तो इसका इलाज यही है कि उसको डायलिसिस करा जाए. डायलिसिस मीन्स डायलिसिस मेंटेन्स द बॉडी बैलेंस थ्रू द फॉलोइंग वेज. डायलिसिस से क्या क्या फ़ायदा होता है, बॉडी में किस टाइप के बैलेंसेस होते हैं. तो फर्स्ट वन इज कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर. सेकंड वन इज़ इट रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड द मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी. अब क्या होता है कि इससे क्या होता है, एक्सेस वाटर है बॉडी का, जो सेल्स के अंदर एक्सेस वाटर इकट्ठा हुआ है वो रिमूव होना शुरू होगा. मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं बॉडी के, वो रिमूव होने शुरू हो जाएंगे. प्रिवेंट्स केमिकल सच एज पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम फ्रॉम द रीचिंग हजार्डस लेवल. तो
केमिकल्स जैसे पोटेशियम हो गया, बायोकार्बोनेट, सोडियम हो गया, ये एक हज़ार्डियस लेवल पर पहुंचने से हमारी बॉडी के अंदर ये रुक जाते हैं। ख़तरनाक लेवल पर पहुंचने से, जिससे हमारे ऑर्गन्स को नुकसान हो, उस लेवल तक वो पहुंचते नहीं, जिससे उसका असर कम से कम होता है। It is required when the kidneys loses 90% of its efficiency and has a glomerular filtration rate less than 15. The treatment may continue for the months or year since most kidneys failure. तो क्या होता है कि जब भी किडनीज़ की 90% एफिशिएंसी, उनकी वर्क कैपेबिलिटी 90% से कम हो जाती है, या फिर 90% किडनीज़ उनकी फेल हो जाती हैं और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 15 से कम हो जाता है, तो ट्रीटमेंट होता है वो डायलिसिस, आर्टिफिशियल डायलिसिस का शुरू हो जाता है। और ये साल जितनी भी डॉक्टर की सेशंस होती हैं उसके हिसाब से ही चलता है। तो इस डायग्राम में देखेंगे हम कैसे डायलिसिस हो रहा है। इसकी जो वेन्स, जो आर्टरीज़ हैं, जो वेन्स हैं, उसके अंदर ये डायलिसिस मशीन लगा दी जाती है। ब्लड, अनफिल्टर्ड ब्लड होता है, वो डायलिसिस मशीन के थ्रू फिल्टर होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो अलग बॉटल्स के अंदर इकट्ठे होते हैं, और फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन होता है, जो भी बॉडी को रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो मतलब एलिमेंट सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं, जो भी बॉडी को रिक्वायर्ड एलिमेंट सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं, केमिकल्स चाहिए होते हैं, वो बॉडी में दोबारा ब्लड के अंदर रिमिक्स हो जाते हैं, और हमारे बॉडी को मतलब वो जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, रिक्वायर्ड केमिकल्स जो भी चाहिए होते हैं, वो वापस बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से जो ब्लड प्योरीफाई होता है, वो ब्लड प्योरीफाई होना शुरू हो जाता है एज अ आर्टिफिशियल किडनी, जिसे हम डायलिसिस बोलते हैं। और साथ ही के साथ जितने भी रिक्वायर्ड बॉडी सब्सटेंसेस हैं वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन होता है पेशेंट्स का, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो किडनी का डायग्राम भी बहुत बार, या डायलिसिस का डायग्राम भी बहुत बार आता है। इसके फंक्शन को आप समझेंगे, और अगर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप आसानी से अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में जो प्लांट्स का जो एक्सक्रीशन है वो ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में होता है। तो हमारे टाइप जो एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स में होते हैं वो दो टाइप में होते हैं। फर्स्ट इज़ फोटोसिंथेसिस वेस्ट। इफ़ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन और वाटर से वो क्या होता है अपना मतलब फूड बनाते हैं, सनलाइट होनी चाहिए साथ में। तो इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन एंड वाटर। अगेन आई वांट टू से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, इनसे मिलाकर वो अपना फूड बनाते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन एंड वाटर होता है। तो रेस्पिरेटरी वेस्ट क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन करते हैं जब रात के टाइम, नाइट के टाइम में, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है, वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। डे के टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें ऑक्सीजन एंड वाटर वेस्ट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो वाटर इज लॉस्ट थ्रू द ट्रांसपिरेशन जस्ट यूज फॉर द मेंटेनिंग द टर्गर लेवल्स ऑफ द सेल्स, टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स। टर्जिडिटी क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको मेरा वीडियो नंबर 1 देखना पड़ेगा। टर्जिडिटी क्या होती है? स्वेल एंड कैपेसिटी ऑफ द सेल, स्वेल कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, उसको हम टर्जिडिटी बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है वो टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए होता है सेल्स की। तो दो टाइप के वेस्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर। फर्स्ट वन इज़ फोटोसिंथेसिस वेस्ट, जो डे टाइम में जब सनलाइट होती है उस टाइम में होता है, वो है ऑक्सीजन वाटर। और जब नाइट का टाइम होता है, जब सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है, तब उस टाइम जो रेस्पिरेटरी वेस्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा के बारे में जानने के लिए आप मेरा वीडियो लेक्चर 1 देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आई बटन्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो स्टोमेटास होते हैं वो हमारी लीव्स के ऊपर होते हैं, और स्टोमेटा के थ्रू ही ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, जहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट्स और गैसेस के एक्सचेंजेस लीव्स के अंदर होते हैं।
तो स्टोमेटा के थ्रू ही वाटर वेपर्स के फॉर्म में वाटर बाहर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो एक्सक्रीशन ऑफ ऑक्सीजन, CO2 एंड H2O through stomata, and this process is called transpiration. The other waste may be stored in the leaves, barks which fall off from the plant. तो अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो लीव्स के अंदर इकट्ठे होते हैं, उसकी जो बार्क्स होती हैं प्लांट्स की, जो छाल होती हैं उनके अंदर इकट्ठा होता है, विच फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट्स। और जो लीव्स गिरती हैं, इसी वजह से लीव्स गिरती है क्योंकि उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इसलिए वो येलो होने शुरू हो जाते हैं और प्लांट से गिरना शुरू हो जाती हैं। प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम। कुछ प्लांट्स होते हैं वो एक्सक्रीशन करते हैं सॉइल के अंदर, और जिससे क्या होता है कि उनके आसपास की जो मिट्टी वगैरह होती है वो नमी उसमें रहती है। गम्स, रेजन्स कहाँ होते हैं? ये हमारे जो पुराने जाइलम टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर होती है। सम मेटाबॉलिक वेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट्स इन द लीव्स ऑफ द क्लोकेसिया एंड द स्टेम ऑफ द जिमिकन। तो कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में इकट्ठे होते हैं, जो लीव्स के अंदर इकट्ठे होते हैं, जैसे हमारी जिमिकन की सब्ज़ी होगी या फिर एलिफेंट फूड का प्लांट होता है, उसके अंदर उसकी लीव्स के अंदर क्रिस्टल्स के फॉर्म में भी इकट्ठे होते हैं। तो हमने इस इमेज में हम देख रहे हैं जैसे कि ये जो गम्स निकलते हैं, जो प्लांट्स के अंदर से जो चिप गम्स सा होता है, ये भी प्लांट्स का एक एक्सक्रीशन वेस्ट होता है। और हमें तो पता है इसके गोंद के लड्डू वगैरह होते हैं, खाए जाते हैं। ये एडिबल गम होता है, इसका काफ़ी कम नुकसान होता है ह्यूमंस के लिए, और शरीर के कई बार बहुत सारी चीज़ें इससे जो मिनरल्स हैं वो शरीर को मिलते हैं, तो काफ़ी फ़ायदे की चीज़ होती है, हमारे लिए काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है। बेशक ये प्लांट्स के लिए एक्सक्रीट प्रोडक्ट हो। सो ये कहाँ होता है? जब भी प्लांट्स की जो ओल्ड टिश्यूज़ होते हैं, और जो ओल्ड जाइलम टिश्यूज़ होती हैं उनके अंदर ये होता है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपके इस चैप्टर से रिलेटेड सारे डाउट दूर हो गए होंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हमने 5 वीडियोस बनाए हैं, वो पाँचों के पाँचों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप रीड करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से चैप्टर का जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आपके कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट करें, हम उनका आंसर ज़रूर देंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी NCERT के क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और हमारे आने वाली वीडियो जो अदर चैप्टर्स की वीडियो हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह, उन सारी वीडियोस के ऊपर काम चल रहा है, तो जल्दी मैं वो वीडियोस भी अपलोड करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए रजनी क्लासरूम्स के साथ, ताकि आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स की जानकारी प्रॉपर टाइम से मिले और आप अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन फ्री में प्राप्त कर सकें। थैंक यू।